मित्रों नमो नमः। बृहत्तरी समागम चैनल में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जय हिंद सर। आज हम लोग संधि प्रकरण लेकर आया हूँ संस्कृत के व्याकरण में। आप लोग जानते कि मैं मेरा पहला जो एक वीडियो में व्याकरण पर बनाया था, जो संधि का सामान्य जानकारी था। तो उसमें आपने देखा होगा कि सभी संधियों के प्रकार, संधि की परिभाषा, उसकी व्याकरणिक बनावट क्या क्या है, कहाँ संधि होती है, कहाँ संधि नहीं होती है, इस तरह का सवाल मैं लेके आया था। तो आपको बताया कि संधि तीन प्रकार की होती है, तीनों में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत आज हमने बताया था ना कि यच संधि आती है, उसके अंदर 8 पढ़ना होता है। तो आज हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे, जो पूछा जाता है परीक्षाओं में ना। ये दीर्घ संधि, ये स्वर संधि के अंतर्गत या अच संधि के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला संधि है, जिसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। और इसका सूत्र चलता है, बहुत बार पूछा जाता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है अकह अकह सवर्णे, अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। और मेरे प्यारे मित्रों, एक सवाल पूछा जाए कि जो अकह सवर्णे सूत्र जो होता है, ये कैसा सूत्र है, बहुत कम मिलता है ना। तो इसको आप जानिए कि ये विधि सूत्र होता है। अकह सवर्णे जो सूत्र होता है, अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय का पहले पाद का ये 10वां सूत्र होता है। आप देखिए, इसके जो ये दीर्घ संधि होती है, इसके नाम में ही छुपा रहता है। दीर्घ माने आप लोग जानते हैं बड़ा होता है, ह्रस्व माने छोटा होता है, प्लुत माने उन दोनों से बड़ा होता है। तो इसमें अक स्मरणे, देखिए इसमें थोड़ा सा व्याकरणिक हो जाए। यानी ये कहता है ना, यानी प्रथम पद होता है, ये प्रथम पद के अंत में भी अक प्रत्याहार का कोई सा वर्ण होगा, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी अक प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा। अब इन दोनों जहां सामान्य दिखाई दे देगा, उसी को दीर्घ करना है। तो आप लोग जानते हैं अक प्रत्याहार में आपका कई वर्ण अ, ई, उ, री, इसके बाद आपका ली, यही 5 वर्ण आते हैं। यानी अक प्रत्याहार में 5 वर्ण होते हैं। मान लीजिए प्रथम पद के अंत में हमको अगर ये ई मिल गया, ये छोटी ई मिली, और द्वितीय पद के प्रारंभ में आपको बड़ी मिली। अब दोनों यानी इन दोनों का उच्चारण एक ही होता है ना, तालु। अब इन दोनों को जब ये दोनों का तालु स्थान एक मिल जाएगा ना, तो इसी को कहते हैं, इसी का हम दीर्घ कर दें, जो आपको बड़ी ही दिखाई देगी। अगर मैंने बता दिया, मैं बताया कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए अ होगा, प्रथम पद के अंत में अ होगा, उधर आपका अ होगा, चाहे इधर आ होगा, चाहे इधर आपका अ होगा, चाहे इधर आ होगा, चाहे इधर भी आ होगा, तभी जाकर तब वो हमको आ ही मिलेगा। इसी के नाम तो दीर्घ है। यही काम फिर मैं करूँगा आपके सामने। मैंने लिख दिया प्रथम पद के अंत में मान लीजिए आपका छोटी है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में बड़ी है, चाहे इधर छोटी है, चाहे इधर छोटी है, चाहे इधरों बड़ी है, चाहे इधरों बड़ी है, तभी मिलाकर हमको बड़ी ही लाना है। इसी का नाम क्या होता है? दीर्घ संधि। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने कहा कि अक प्रत्याहार के वर्णों, अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आता ना, अ, ई, उ, री, ली, यानी 5 वर्ण आते हैं ना, अ, ई, उ, री, ली वर्ण का दीर्घ नहीं था, उसका हम बताएंगे आगे क्या होगा। ली के पश्चात, के पश्चात यदि सवर्ण, सवर्ण का मतलब जिसका उच्चारण स्थान होता है, यानी सवर्ण आता है तो दोनों मिलाकर दीर्घ आदेश हो जाता है। यहाँ सवर्ण का अभिप्राय है तुल्यास्न प्रयत्न सवर्णम, यानी जो जिस बिरादरी जिसका जो जो उच्चारण स्थान, उसी को तुल्यास्न प्रयत्न सवर्णम कहते हैं। परिभाषा के अनुसार अ का सवर्ण आ ही होता है। बस यही परिभाषा है, वही मैंने बताया कि प्रथम पद के अंत में, द्वितीय पद के प्रारंभ में अक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो जो सामान्य हो जाए, जो प्रथम पद वाला का उच्चारण स्थान एक होना चाहिए, द्वितीय पद के प्रथम पद का उच्चारण स्थान एक होना चाहिए, उसी को सवर्ण मानते हुए हम दीर्घ करते हैं। तो मैंने बताया ना कि अ प्लस अ बराबर आ छोटी बराबर छोटी और छोटी बराबर बड़ी, यही तो दीर्घ है। अब जैसे दिया गया, मैंने आपको बताया कि इधर अगर प्रथम पद के अंत में अ होगा, द्वितीय पद के अंत में प्रारंभ में भी होगा, तभी हमको ये आ ही मिलता है। तो मैंने लिखा, एक उदाहरण लिखा हूँ, सूर। ये सूर, ये सूर प्लस आपका हो गया ये अरी, अरी, अरी है ना। अब देखो, ये सूर एक पद होता है, अरी एक पद होता है ना।
तो सुर का अंतिम व्यंजन र है, र पर हलंत नहीं न है, तो निश्चित यहाँ पर ऑलरेडी हमारा अ छुपा होगा। और द्वितीय पद के प्रारंभ में आपके सामने ही अ दिखाई दे रहा है ना। अब यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। इसका भी उच्चारण स्थान कंठ और इसका भी उच्चारण स्थान कंठ न। अब दोनों का जब कंठ स्थान एक ही हो जाएगा, इसी को तुल्यासन प्रयत्न सवर्णम कहते हैं। अब इसी का हो जाएगा आपका ये दीर्घया, तो बन जाए सुर प्लस अरी बराबर बराबर बन जाएगा आपका ये सुरारी, सुरारी। मेरे प्यारे मित्र, जो लोग नए हैं, कभी संधि से पहली बार सामना कर रहे हैं ना, तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए, इसके बाद मैं एक एक करके सब बताऊंगा। फिर लिखा है हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय आप तो जान ही गए हो ना। ये हिम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये हिम हलंत नहीं, सॉरी सॉरी रुक जाइए एक मिनट। ये हिम, हिम प्लस आपका हो गया ये आलय, आलय। अब देखिए हिम म के लास्ट में हलंत नहीं, तो निश्चित इसमें अ होगा। और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी तो है ना। इन दोनों को सवर्ण मानते हुए या हो गया बढ़ गया आपका हिमालय, यानी आपका हिमालय। इसी प्रकार दिया दया प्लस अवर्ण बन जाएगा आपका दयावर्ण, दयावर्ण। अब फिर कहेगा विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय। अब देखिए मैंने लिखा ये विद्या, विद्या प्लस आपका हो गया ये आलय, आलय, आलय। अब देखिए विद्या का जो प्रथम पद का अंतिम व्यंजन या है, या आपका ये आ की मात्रा लगी है और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी है। अब इन दोनों का उच्चारण स्थान तो ही एक होता है, कंठ होता है ना। तब इन्हीं को दोनों को जब श्रवण या मेल करा देंगे तो यही आपका दीर्घ आ जाता है। इसी का नाम क्या होता है, दीर्घ संधि हो गया। तो यानी विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, विद्यालय। फिर क्या, गुरु प्लस उपदेश, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये गुरु, मैं ये छोटी गुरु प्लस आपका हो गया ये उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। प्रथम पद का जो अंतिम व्यंजन र है, र में ही आपका छोटा ऊ है और द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका ऊ है। यानी ऊ का उच्चारण स्थान कंठ, अरे क्या बोलते हैं, ओष्ठ होता है। और द्वितीय पद का जो ऊ है उसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है ना। इन्हीं का जब मेल करा देंगे तो आपको ये बड़ाऊ आपको मिल जाएगा। बन के आ जाएगा गुरुपदेश, गुरुपदेश, गुरुपदेश। यानी बड़ाऊ की मात्रा लग जाएगी। जो मैंने लिखा स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको, दिया है आपका गुरुपदेश, यानी यही परीक्षाओं कई बार परीक्षा में पूछा गया था। गुरुपदेश, छोटा गुरु और बड़ा ऊ मिलाकर बड़ा वही गुरुपदेश। फिर एक उदाहरण आता है कि लघुर्मी, मैंने लिखा ये लघु, लघु प्लस आपका हो गया ये उर्मी, उर्मी। अब देखिए इधर भी छोटाऊ है उधर भी छोटाऊ है, दोनों को जब मेल कराएंगे तो आपका यही बड़ाऊ मिल जाए, बन जाए लघोर्मी, लघोर्मी हो गया। फिर इसके बाद बहुत प्यारा सा उदाहरण फिर एक है आपके सामने, छोटा पड़ जा रहा है ना, गिरी प्लस इंद्र। मैंने लिखा गिरी प्लस इंद्र, अब लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा ये गिरी, यानी गिरी प्लस आपका हो गया ये इंद्र, ये इंद्र। अब देखिए जो गिरी शब्द है ना एक पद होता है, इंद्र एक पद होता है ना। तो जो प्रथम पद का अंतिम व्यंजन र पर छोटी की मात्रा है, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी छोटी की मात्रा है। इसके बाद इन दोनों को जब मेल कराएंगे तो आपका यही बड़ी निकल आता है, बन जाएगा आपका क्या बनेगा, बन जाएगा गिरिंद्र। ये कहाँ गया, इसको कहते हैं गिरिंद्र, यही आपका बन जाएगा, ये गिरिंद्र है, गिरिंद्र। फिर इसके बाद चलेंगे सुधि प्लस इंद्र, सुधि प्लस इंद्र। मैंने लिखा सुधि प्लस इंद्र, ये लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पे, रुक जाए एक मिनट भाग रहा है। लिखा ये सुधि, सुधि प्लस आपका ये इंद्र, इंद्र। अब देखिए सुधि एक पद यानी प्रथम पद का अंतिम व्यंजन ध है, ध में आपकी बड़ी की मात्रा है, द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका ये छोटी की मात्रा छोटी है। अब इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु होता है, सभी लोग जानते हैं। तुल्यासन प्रयत्न में यही कहता है जिसका जो स्थान जो उच्चारण स्थान होगा वही उसका सवर्ण माना जाएगा। यानी बड़ी अब बराबर इसके और छोटी मिलकर यही आपका बन जाएगा बड़ी, तो बराबर हो जाएगा आपका सुधींद्र, बन जाए सुधींद्र, सुधींद्र। फिर दिया क्षिति प्लस ईसा। अब देखिए क्षिति में इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अभाव स्क्रीन का है।
ये क्षिति। अब त में भी छोटी की मात्रा है और इस में बड़ी की मात्रा है, यानी छोटी ई और प्लस आपका बड़ी ई, इन दोनों को मिलाकर आपको बड़ी तो ही बन जाएगा, क्षितिश बन जाएगा। ये कई बेर पूछा गया श्रीस। मैंने लिखा यहाँ श्री प्लस आपका हो गया ये ईस। अब देखिए इधरो बड़ी है और उधरो बड़ी है, प्लस इन दोनों का मेल करें तो बड़ी ही आएगा, तो बन क्या जाएगा आपका यही श्रीस। फिर दिया बधु प्लस उत्सव। मैंने लिखा यहाँ पर ये बधु प्लस आपका हो गया उत्सव। अब देखिए इधर बड़ाऊ की मात्रा है, इधर छोटाऊ की मात्रा है, दोनों को प्लस का यानी छोटाऊ बड़ाऊ जो ऊ होता है, इसका उच्चारण स्थान तो आप लोग जानते हैं ना, इसका उच्चारण स्थान वही ओष्ठ होता है, तो बराबर यही आपका बड़ाऊ बन जाएगा बधुत्सव, जो मैंने लास्ट में लिखा हूँ बधुत्सव। फिर इसके बाद चलेंगे हम। अब जानते हैं कि जो अक प्रत्याहार होता है, अक प्रत्याहार में 5 वर्ण होते हैं ना, ये अ होगा, ई होगा, उ होगा, री होगा, ली होता है ना। अब देखिए अब रह गया, जैसे मैंने कह दिया कि ये इधर छोटी री कर लो और इधर प्लस आपका ये बड़ी री कर लो, यानी जब ऐसी स्थितियाँ आएंगी तो इनका जब मेल कराओगे ऋतु रसाण मूर्धा, यानी इसका दोनों उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, तो आपका इसमें हरदम ऐसे बड़ी ही आएगी। इसी को दीर्घ संधि में कहता हूँ। अब इसके बाद यही हुआ ना, आप जानते ली वर्ण जो होता है, ली वर्ण का कभी ह्रस्व नहीं और दीर्घ नहीं होता है ना, तो इसको अपवाद में रखा जाता है, वार्तिक काल इसको अलग से रखे हैं। तो एक इसमें एक सूत्र आता है ना, हो त्रिकार रीति सवर्ण रीवा लीति सवर्ण लीवा, ये वार्तिक होता है, इसीलिए इसको अलग से पर्सन लिखा गया, हो त्रिकार रीति सवर्ण रीवा लीति सवर्ण लीवा, ये वार्तिक होता है। तो ये कहता है ना, ये सूत्र यही कहता है, यदि री या ली के बाद हरस या री या ली आवे तो दोनों के स्थान पर री या ली स्वेच्छा से कर सकते हैं, हरस या दीर्घ इसको स्वेच्छा से कर सकता हूँ। तो आप लोग जानते हैं री का तो दीर्घ हो जाएगा, लेकिन ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता, यही अंतर होता है। तो दिया इसमें है आपको, ये दिया है होत्री प्लस आपका ये रिकार, होत्री प्लस रिकार। अब देखिए इसमें दिया क्या है, होत्री प्लस रिकार है ना। अब देखिए इधर छोटी री है, इधर छोटी री है, उधर इसके बाद इधर इधर भी आपका बड़ी री है। अब इन दोनों का मेल कराएंगे तो आपका यही बड़ी री ही तो आएगा, तो बन जाएगा आपका क्या बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ ये होत्री। मेरे प्यारे मित्रों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, तभी मुझे लगेगा कि नहीं मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई जान रहा है। ये पूछा होत्रिकारा में कौन सी संधि है, तो आप जानते हैं इसमें यही दीर्घ संधि था, रिवर्ण का प्रयोग किया जा रहा है। होत्रिकारा रीति सवर्ण रीवा लीति सवर्ण लीवा, ये वार्तिक के अनुसार इसको दर्शाया जाता है। फिर दिया होत्रिकार, बन जाएगा होत्रिकार। अब दिया होत्र लिकार, मैंने लिख दिया होत्री प्लस लिकार, ये हेत्री प्लस आपका हो गया ये लिकार। तो ली वर्ण में भी देखिए तो वही आपका बड़ा हो जाएगा, बन जाए होत लिकार, इसको कहते हैं होत लिकार। मेरे प्यारे मित्रों उदाहरण तो कई हजार होते हैं, लेकिन नियम एक ही होता है, का सवर्ण यही कहता है कि यानी प्रथम पद के अंत में भी एक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी कोई एक प्रत्याहार का वर्ण हो, इन्हीं दोनों के मेल से क्या होता है, दीर्घ बनाया जाता है। वही प्रक्रिया पूरी चली है, एक दिन में बस एक सूत्र ही पढ़ा जाए तो अच्छा होता है। फिर मेरे प्यारे मित्रों बस आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जो भी बात है कमेंट के माध्यम से अवश्य करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। नमो नमः।